हेलो बच्चों, मैं राजीव। स्वागत है आपका। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पावर शेयरिंग देख रहे हैं और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, यानी कि पावर शेयरिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं या हम पावर शेयरिंग को कैसे कैसे देख सकते हैं अपने भारत में या इंडिया में। इसको हम देखने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन आए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तब भी यही आंसर होगा जो हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इस सब में हम अगर ध्यान से देखें तो पावर शेयरिंग के तरीके जो हमारे पास हैं उनके चार तरीके से उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। चारों के नाम हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर्स इन सोशल ग्रुप्स एंड शेयरिंग ऑफ पावर्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इस तरह आपको याद रखना है। इन चारों में आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम देखने चल रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर, यानी पावर शेयरिंग के चार तरीकों में पहले को हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर। अगर इसको जनरली समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो चीज़ जो हमारे, अगर हम इसको देख रहे हो, ये चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सन है, हम यहाँ पे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है क्या, इसी को बोलते हैं हॉरिजन। ठीक है, हॉरिजन का मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे पैरेलल हो, ठीक, और एकदम दूर तक दिखे। तो इसको अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट के इस तरह के ऑर्गन्स हैं जिनके बीच में पावर इक्वली शेयर की जाती है, ना कोई ज़्यादा पावरफुल होता है ना कोई कम पावरफुल होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखो तो जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनमें पावर को ऐसे वो ऑर्गन के बीच में शेयर करते हैं। जैसे ये ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग, शरीर के जैसे अंग होते हैं। अब आपके एक पैर में जितनी पावर होती है उतनी ही दूसरे पैर में पावर होगी। ठीक है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि दोनों पैरों में कोई ज़्यादा या कम पावरफुल नहीं है। तो ऑर्गन्स में हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पार्ट्स हैं, उन सब के बीच में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कैसे होती है आइए देखते हैं आगे हम। देखिए, अगर हम इसको इस तरह देखें तो आप पाएंगे कि जो हमारी पूरी की पूरी सरकार बनती है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं सारे, उनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इन्हीं को बोलते हैं ऑर्गन्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक को बोलेंगे लेजिस्लेचर, विधायिका, एक होती है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, तीसरी है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो इनको हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये काम कैसे करते हैं। अगर इनको समझना हो तो आप देखिए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो पार्ट जहाँ पर लॉ बनता है। ठीक है, और लॉ कहाँ बनता है ये आप चित्र देख सकते होंगे। ये है हमारा पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी वो लोग हैं जो वोट लेकर आते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वो लॉ बनाते हैं। और जब ये लॉ या एक्ट बनाते हैं, इसके साथ ही इनका ये वाला काम शुरू हो जाता है। यानी लेजिस्लेचर का मतलब हुआ लॉ मेकिंग करने वाले लोगों का ग्रुप। यानी कि सिंपली अगर इसको और सिंपल कहा जाए तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये होते हैं एमपीज़। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेदर दे बिलोंग्स टू राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्यसभा के हैं या लोकसभा के हैं, इन दोनों में से किसी के भी हों, वो कहलाएंगे लेजिस्लेचर के पार्ट। तो लेजिस्लेचर का मतलब ऐसे जगह जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जब ये कानून बन जाता है तो कानून बनने के बाद इसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव कराते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। अब आप सोच रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी हैं। तो दोनों बिल्कुल सही बात है। जो ये पहला वाला हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर होता है, उसमें भी ये लोग होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ लोग जो पावरफुल होते हैं या रूलिंग पार्टी से
रिलेटेड होते हैं वो बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव के कुछ हिस्से बनाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं होते। जैसे आपने देखा कि जो लोग वोट लेके आए, जिन्होंने लॉ बनाया, वो कहलाए एमपीज़। उन्हीं एमपीज़ में से कुछ बन गए एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स, और उन्हीं मिनिस्टर्स का काम है कार्यपालिका को चलाना, यानी कि जो भी लॉ बनाया गया उसके अकॉर्डिंग काम करना। लेकिन ये अकेले काम नहीं करते, इनके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी के थ्रू जो जाते हैं वो, और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको ऑफिशियल्स बोल सकते हैं, जैसे कि छोटे कर्मचारी, ऑफिस में काम करने वाले, ये लोग भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब मिनिस्टर्स प्लस सारे ऑफिसर्स और सारे कर्मचारी। तीसरा होता है जुडिशरी, वो लोग जहाँ पर लॉ बनाए, लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि समझाया जाता है। लॉ बनाने का काम यहाँ पे होता है, और लॉ को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करती है, यानी समझाने का काम ये करती है। और जो लॉ के अगेंस्ट में काम करता है उसको पनिशमेंट देने का काम भी जुडिशरी करती है। तो हमने देखा कि इस तरह जो पूरी की पूरी पावर है देश की, वो तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। एक को लेजिस्लेचर, दूसरे को एग्जीक्यूटिव और तीसरे को जुडिशरी कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ध्यान से सोचिए तो इन तीनों को पाएंगे आप कि इनमें से ना तो कोई बहुत बड़ा है ना कोई बहुत छोटा है। तीनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, और तीनों एक दूसरे को, एक पहला दूसरे को या दूसरा पहले को या पहला उन दोनों को चेक करता है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, चेक करने का मतलब होता है कि देखना कि ये क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ बैलेंस बनाते हैं कि कोई ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसी में सब कुछ समझना है आपको। जैसे ये हैं हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव के ओरिजिनल सबसे पावरफुल पर्सन है। एग्जीक्यूटिव का सबसे रियल पावरफुल पर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। अब आपको ये समझ में आया कि ये हमारे मोदी जी हैं। अगर ये कैसा भी डिसीजन ले लें, मान लो ऐसा नियम बनाए कि कहीं पर भी किसी भी एरिया में कोई भी मंदिर बनाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास है, और वो किसी भी जगह पर मंदिर बना सकती है, मान लो ऐसा लेते हैं, तो इस समय जुडिशरी आएगी और वो डिसीजन देखेगी कि क्या करना है। तो जुडिशरी इनके काम को रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है, और कह सकती है कि हमारे संविधान में सभी को सेक्युलरिज्म की बात को फॉलो करना है, यानी किसी एक धर्म को ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाना है, सबको बराबर लेके चलना है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये समझ में आएगा कि अब हम अगर इस तरह चलेंगे, यानी कि किसी एक धर्म को पावरफुल बनाएंगे, तो दूसरे धर्म को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जुडिशरी का काम क्या होगा? जुडिशरी का काम हुआ कि इनके बनाए हुए नियम को कैंसिल कर दो या इनवैलिड कर दो। तब क्या होगा? इनके बनाए हुए नियम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक जो ऑर्गन है, ये वाला, ये दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। ठीक, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें टाइम लगेगा आपको, अभी आप इतना ही समझो। इसी तरह ये वाला ऑर्गन इसको चेक करता है, इसी तरह ये वाला ऑर्गन इसको चेक करता है। सबके पीछे कई सारे कारण हैं, लंबी लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि ये जितने ऑर्गन्स हैं एक दूसरे को चेक करते हैं और इस तरह बैलेंस बनाते हैं। इसीलिए इनके बीच के जो सिद्धांत हैं, थियरी है, उसको चेक एंड बैलेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, वापस आते हैं, और यहाँ पे हमने देखा, क्या क्या देखा आप देखिए। हमने देखा कि पावर ऑर्गन्स के बीच में शेयर की जाती है, तो इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हॉरिजन मैंने ये लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। अब इसमें चेक एंड बैलेंस होता है, और इस तरह ये प्रोसेस पूरा होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा था इन सारे चारों में, जो आपको याद करना ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब आते हैं दूसरा, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। जब पावर को इस तरह डिवाइड किया जाए कि पावर इस तरह ना होकर, यानी कि हॉरिजॉन्टली ना होकर,
वर्टिकली हो, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ज़्यादा पावरफुल होगा, दूसरा कम पावरफुल, तीसरा उससे कम पावरफुल, इस तरह लेवल्स बन जाए। तो जब लेवल के बीच में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। ये तो बहुत सिंपल है, आप पहले से ही जानते हैं। जैसे कि लेवल्स में हम देखें तो 3 लेवल्स पाते हैं। सेंट्रल यानी कि नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया का एक एक लॉ होगा, ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं क्या क्या होता है। और दूसरा हमने देखा स्टेट, यानी कि जैसे कि यूपी का एक लॉ होगा। और लोकल यानी कि म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायती राज का। स्टेट को हम प्रोविंशियल भी बोलते हैं, प्रोविंशियल, ठीक है। और सेंट्रल को नेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं। तो हमें पता चला कि लेवल्स के बेस पर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि पूरी की पूरी पावर को 3 लेवल में हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय सिर्फ 2 ही लेवल थे, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। ये वाला 93 में लाया गया है, 1993 में शुरू किया गया है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि लेवल्स के बेस पर भी पावर को शेयर किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब इसमें सिंपली बताया गया है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी वो पूरे देश के लिए लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए पर्टिकुलर, और लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के लिए लॉ बनाएगी। अब इसमें पावर को किस तरह शेयर करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आप पाएंगे क्या। पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है और लॉ को इनैक्ट भी करा सकती है, और इससे जो भी रेवेन्यू मिलेगा उसको भी ले सकती है। यानी कि इसमें फ़ायदे हैं, देखो क्या क्या। एक तो पूरे देश के लिए लॉ बना लिया, दूसरा इसको लागू करा दिया, सब लोग आपकी बात मानने लगे, तीसरा जहाँ पर लागू किया गया उससे जो रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स आ रहा है, वो भी आपको मिला। इसीलिए हमेशा आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि उनको ज़्यादा पावर मिले, यानी कि पावर शेयरिंग में उनका हिस्सा ज़्यादा हो। और ये पावर शेयरिंग हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी किसी को ज़्यादा मिल जाती है और कभी किसी को कम मिल जाती है। जैसे आप देखोगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो गई किसी की लीडरशिप में, तो आप पाओगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से नियम बना रही है और ज़्यादा रूल कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उनकी बातों को सुन रही है, छोटे बच्चे की तरह हाँ हाँ करती रही है। लेकिन और यही अपोजिट होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होने लगती हैं तो वो अपनी डिमांड रखती हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाती हैं और उनसे रिक्वायर करती हैं कि हमारी ये मांगे पूरी करो, ठीक। तो ये हुई कहानी लेवल्स की। अब आते हैं हम तीसरे। हाँ, तो तीसरे में आने के पहले हमने अभी देखा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, नेशनल लेवल पे जो रूल बनाती है, लॉ बनाती है, इनैक्ट करती है और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करती है। दूसरे लेवल पे हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट की होती है, यूपी की गवर्नमेंट या बिहार की गवर्नमेंट, वो यहाँ के लिए अपने स्टेट के लिए या प्रोविंस के लिए लॉ बनाती है, इनैक्ट करती है और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इसी तरह थर्ड लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी यानी कि आपके ग्राम पंचायत के इलेक्शन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस, यहाँ पर जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लॉ बनाते हैं, इनैक्ट करते हैं और वहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं। ये कहानी चलती रहती है। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे शेयरिंग ऑफ पावर इन सोशल ग्रुप। यानी अब थोड़ा सा ये सिंपल सा है, बहुत इजी है इसको समझना, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तीसरा जो कैटेगरी है वो बताती है कि जब पावर को शेयर किया जाए सोशल ग्रुप के बारे में। तो सोशल ग्रुप के बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये हमारे रिलीजन पे बेस्ड हो सकते हैं, यानी कि रिलीजन बेस्ड सोशल ग्रुप्स, या लैंग्वेज बेस्ड सोशल ग्रुप, ठीक है, या फिर किसी का कल्चर बेस्ड हो सकता है, ठीक, या कोई और भी बेस्ड हो सकते हैं, वीमेन बेस्ड हो सकता है, या स्पोर्ट बेस्ड हो सकता है, या नदी के किनारे रहने वाले वैली वाले लोग हो सकते हैं। कुछ भी लोग अपने तरह की सोसाइटी जो कॉमन सोशल कल्चर वाले लोग हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और ये ग्रुप पावर को शेयर करने लगते हैं, ठीक है। ये पावर को जब शेयर करते हैं तो इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ पावर इन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। कैसे होता है, जैसे कि आपने बेल्जियम में देखा था, यहाँ पे देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बन गई थी, जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी वहाँ पे, ताकि जो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वो अपने अपने अधिकारों को पा सकें, कोई एक ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और ना ही कोई कम पावरफुल हो जाए।
इसी तरह इंडिया में आप देखोगे कि कुछ रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाई गई हैं। मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे भारत में कुछ एरियाज़ को एससी शेड्यूल कास्ट के लिए या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिज़र्व किया गया है। ठीक है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब नेशनल लेवल पे इलेक्शन होगा यानी कि जिसको हम लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, या स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व की गई हैं। याद रखना, ये जो आपने हिस्ट्री में पोर्शन पढ़ा था जब पूना पैक्ट हुआ था, उस टाइम की बात है। तो गांधी जी ने रिज़र्व वाली बातें तो मान ली थी, लेकिन जो एक और चल रहा था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, उसको नहीं माना था। तो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई, आज भी ये चली आ रही हैं। और आप देखोगे कि लोकल लेवल पे, मैं इसको हटा रहा हूँ, लोकल लेवल पे जैसे कि पंचायत में, यहाँ पर विमेन का रिजर्वेशन है 33%। ठीक है, तो आप देखोगे कि 33% सीटें वीमेन के लिए रिज़र्व रहती हैं। अगर जैसे टोटल अगर पूरे ज़िले में 100 ग्राम प्रधान हैं तो उसमें 33 वीमेन होना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इस तरह रिजर्वेशन कर दिया जाता है। तो ये आप देखते हो, इस तरह की व्यवस्था करना ही कहलाता है सोशल ग्रुप में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसी तरह कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए भी किया जाता है, और इसी तरह और भी जो कल्चरल रिलीजन ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो हमने देखा अभी थर्ड वाले में कि किस तरह सोशल ग्रुप के बीच में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अधिकारों की बात उनकी मानी गई और उनको विशेष रिजर्वेशन दिया गया। जैसे कि मैंने बताया, पंचायत में उनके लिए 33% रिजर्वेशन सीट्स रखी गई हैं। अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप, वो हिस्सा जहाँ पर पावर को शेयर किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, और मूवमेंट्स के बीच में। तो इन तीन चीज़ों में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या होते हैं, इन सब में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको आप समझ गए तो दुख। तो मैंने आपको बताया कि प्रेशर ग्रुप सबसे पहले समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, जब भी गवर्नमेंट के सामने कुछ लोग आ जाते हैं, और आपने देखा होगा हमेशा बहुत सारे लोग, सौ सैकड़ों लोग या हज़ारों लोग गवर्नमेंट के सामने आके इकट्ठे होकर बहुत सारी डिमांड करने लगते हैं। जैसे वीमेन के अधिकारों को लेके, एससी या एसटी के अधिकारों को लेके, ओबीसी के अधिकारों को लेकर, या जो क्राइम हो रहा है उसके लिए कि हमारी सोसाइटी को सेफ किया जाए। इस तरह के लोग जो गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, इनको प्रेशर ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इनको दबाव समूह बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, दबाव बनाना, प्रेशर बनाना। और ये प्रेशर बनाते किस पे हैं, ये प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे। यानी ये सब लोग मिलकर गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर करो। और इस प्रेशर के कारण, जब ये प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ता है तो गवर्नमेंट को ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं, तब उनकी बातें पूरी हो जाती हैं। जैसे आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने देखा था दिल्ली में जब एक रेप कांड हुआ था, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर डिमांड कर रहे थे कि पहली बात तो इन जो क्रिमिनल्स हैं इनको फांसी दी जाए, दूसरी बात एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिससे इस तरह की घटनाएं कभी भी ना हो फ्यूचर में। तो दोनों बातों को यहाँ पे किया गया, ये प्रेशर ही काम किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर खूब अच्छे से डील किया इसको। और जितने भी वो क्रिमिनल्स थे जिनको पकड़ा गया था, उनको बाद में फांसी भी हुई। फांसी इस साल हुई है, कई साल लंबा केस चला, लेकिन फांसी फाइनली हो गई उनको। तो हमने क्या देखा कि जब प्रेशर आता है गवर्नमेंट पर तो उनको काम करना पड़ता है। तो इस तरह हमने देखा कि लॉ भी बन जाता है, लॉ बन गए। अब ऐसे ऐसे लॉ बने हैं जिसके कारण कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती है। बिल्कुल भी लिबरल तरीके से उनके सामने पेश नहीं किया जा होता है। और दूसरा हमने देखा कि पनिशमेंट भी अच्छे से मिल गई। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो लॉ बन जाता है, दूसरा पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल था। इसी तरह हज़ारों तरह की परेशानियाँ आती हैं, और जब कोई ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर परेशानी को लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाता है, तो इसी ग्रुप को बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप्स मीन्स these are the groups, or these are the group of people who create pressure on the government. They have some specific demands, and they want to make it by the government. गवर्नमेंट को इन ये सारे प्रेशर्स को डील करते हुए इनके हित में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होता है।
So this is compulsory to deal with the demands which are created by the pressure groups. ये तो हुई प्रेशर ग्रुप की बात। अब हम प्रेशर ग्रुप में मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को इनके प्रेशर के आगे झुककर लॉ बनाना पड़ता है या फिर इनकी बातों को पूरा करना पड़ता है। ठीक। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने चल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप ही, जबकि इस तरह के प्रेशर ग्रुप अपनी डिमांड को रखते हैं तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन जब कोई ग्रुप, कई सारे लोग जो डिमांड को भी रखें और साथ में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बस यही एक अंतर है इनमें। जब कोई प्रेशर ग्रुप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। ठीक है। और जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ता है तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाता है। सो प्रेशर ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम गोल ऑब्जेक्टिव हु creates pressure on the government to work about their problems। ये तो हुआ प्रेशर ग्रुप। और पॉलिटिकल पार्टीज, व्हेन प्रेशर ग्रुप्स contest or participate in elections, these groups are they are termed as political parties। यानी कि जब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर देते हैं तब इनको हम प्रेशर ग्रुप से चेंज करके इनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कर देते हैं। तो सिंपल है, जब कुछ लोग इकट्ठे होंगे तो वो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और जैसे ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर देंगे यानी कि चुनाव लड़ने लगेंगे तो वो बना लेंगे पॉलिटिकल पार्टी। मूवमेंट क्या होता है, देखो मूवमेंट, अच्छा एक चीज़ और छूटा है मैं बताता हूँ उसको, पहले मूवमेंट बता देता हूँ। तो मूवमेंट क्या होता है, जब कुछ लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर आ जाते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि उनकी बातों को पूरा करो। जैसे कि आपने देखा है कभी कभी कोई डैम बनता है तो उसके खिलाफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये लोग जो काम करते हैं ये कहलाता है मूवमेंट। ठीक है। इनका भी एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। इनको सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करानी होती है, ये फ्यूचर में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। और इसमें कोई एक ग्रुप शामिल नहीं होता, इसमें हज़ारों तरह के ग्रुप एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए इसको मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप हो जाता है जिसका गोल स्पेसिफिक हो सकता है या कोई विशेष डिमांड हो सकती है। ठीक है। अब कुछ आगे चीज़ें हैं जैसे कि असम गण परिषद, ये एक लाइन लिखी हुई है नीचे, इसमें बताया गया है कि ये एक प्रेशर ग्रुप था जो बाद में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पहले एक लाइन यहाँ पे छूट गई, कोलिशन गवर्नमेंट, ये क्या होती है देखो। जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, ठीक है, और उनको लगता है कि इलेक्शन में वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसके डर से इलेक्शन के पहले, जैसे ये मान लो इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन होने वाला है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ए, बी, सी, इन तीनों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो पता नहीं कौन जीते, हो सकता है हम जीते, ए जीते, या हो सकता है बी जीते, या हो सकता है सी जीते। सभी को कन्फ्यूज़न था और कुछ लोगों ने इसमें ग्रुप बनाने की कोशिश की। तो ए और बी ने आपस में एक ग्रुप बना लिया इलेक्शन के पहले ही। और जब इलेक्शन के पहले ही कोई ग्रुप बना लेता है और वो ग्रुप सक्सेसफुल हो जाए इलेक्शन के बाद, तो क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा देखिए, तब ये ग्रुप कहलाएगा कोलिशन गवर्नमेंट। जब कोई एक किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एक नया नाम से, मान लो ए बी नाम से इसने ग्रुप बना लिया, तो यही कहलाएगा कोलिशन गवर्नमेंट। तब जब ये ए बी मिलकर इतने पावरफुल हो जाएं कि ये रियल में गवर्नमेंट बना सके, यानी सी हार गया और ए और बी पावरफुल बन गए, तो इनके जो गवर्नमेंट बनी इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाएगा। तो हमने देखा आज कि कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और ये प्रेशर ग्रुप जैसे ही इलेक्शन में लड़ते हैं तो इनको बोला जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने के बाद हमने ये भी देखा कि कभी कभी इलेक्शन के पहले ही ये ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखें तो आप पाएंगे कि ये जो एनसीपी है इसने कांग्रेस के साथ ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, एनसीपी ने कांग्रेस के साथ ग्रुप बनाया है। और इसी तरह आप देखेंगे कि जब यूपी का इलेक्शन हुआ था उस समय कांग्रेस ने इनके साथ ग्रुप बनाया था। तो ये ग्रुपिंग होती है, लेकिन जब ये ग्रुपिंग सक्सेसफुल हो जाती है यानी कि इलेक्शन हुआ, जीत गए, तब ये कहलाते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।